आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग और न्यू कॉन्सेप्ट पे बेस्ट मूवी। और ये जो मूवी है उसकी स्टोरी मूवी के नाम में ही छुपी है। मूवी का नाम है संतान प्राप्तिरस्तु, यानी आपको संतान की प्राप्ति हो। मूवी की शुरुआत में हमें दिखता है जैक रेडी फ्यूनरल सर्विस के पास एक आदमी बहुत ही गुस्से में आता है और कॉफिन बॉक्स दिखाने के लिए कहने लगता है। शॉप का ओनर जैक आदमी को काफिन्स दिखाने लग जाता है। कॉफिन दिखाते दिखाते एक कॉफिन में से डेड बॉडी निकलती है, जिसे देखते ही वह आदमी शॉक हो जाता है कि यह तो डेनियल की बॉडी है और वह गन सीधा जैक पर तान देता है। लेकिन जैक भी बड़ी स्टाइल से उसे गन ले लेता है। अब हमें पता चलता है कि यह आदमी जैक को मारने के लिए घूम रहा था और इसने पहले भी जैक को मारने की कोशिश की थी। लेकिन जैक को भी इस आदमी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। जैक उस आदमी को मारने वाला होता है कि तभी जैक के कुछ और साथी दो लोगों को किडनैप करके उसके सामने ले आते हैं। इनमें से एक है हमारा हीरो। तो सबसे पहले तो हम लोग कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। यह है चैतन्य, जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फिलहाल तो ये कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है। वहीं इसका दोस्त सुबू, जो मूवी में पोपटलाल के कैरेक्टर की तरह है। पोपटलाल वही तारक मेहता का फेमस कैरेक्टर, जिसे बहुत कोशिश के बाद भी शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती। सुबू आईएएस की तैयारी भी कर रहा है, साथ ही साथ वह कॉर्पोरेट जब भी करता है चैतन्य के साथ ही। जैक सबसे पहले तो उस आदमी को मारता है, जिसे देखकर बाकी सब भी डर जाते हैं। जैक को पता चलता है कि इन दोनों को किडनैप करने के लिए ईश्वर सर ने कहा था, जिसे सुनकर जैक और भी गुस्सा हो जाता है। क्योंकि ईश्वर सर ने जैक को पढ़ाया था, इसीलिए जैक चैतन्य और सुब्बू को डराने लग जाता है। सुब्बू और चैतन्य भी रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, हमें मत मारो। और बातें ही बातों में सुब्बू कह देता है कि यह है जिसने ईश्वर सर की लड़की से प्यार किया, मेरा तो इसमें कोई कसूर भी नहीं है। जैक जैसे ही सुनता है कि चैतन्य की लव स्टोरी है, तो उसे सुनकर जैक बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है। क्योंकि जैक का लव स्टोरी के लिए अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है, जो हमें आगे चलकर पता चलेगा। जैक सबसे पहले तो चैतन्य को अपनी लव स्टोरी सुनने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम्हारी लव स्टोरी में दम नहीं हुआ तो इसका एंड मैं खुद लिखूंगा। अब यहाँ से चैतन्य अपनी लव स्टोरी सुनना चालू करता है। एक दिन चैतन्य अपने दोस्त सुबू को आईएएस का एग्जाम दिलाने के लिए उसके एग्जाम सेंटर लेकर जा रहा होता है और वह लोग जाते जाते रास्ते में मैट्रिमोनियल साइट के बारे में बात कर रहे होते हैं और सुब्बू चैतन्य को कह रहा होता है कि तू भी मैट्रिमोनियल पर अपना नाम दे दे। लेकिन यह चैतन्य अपना नाम मैट्रिमोनियल साइट्स पर डालने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे लड़की मिलेगी तो बिना मैट्रिमोनियल साइट के ही मिलेगी और मैं कभी भी लड़की अपने लैपटॉप से नहीं ढूंढूंगा। अब कुछ ही देर में चैतन्य सब्बू को लेकर उसके एग्जाम सेंटर पहुंच जाता है और जैसे ही चैतन्य अपने घर के लिए निकलने लगता है, तभी वहां एक ऑटो अचानक से आकर रुकता है, जिसमें एक खूबसूरत सी लड़की बैठी होती है। जिसे देखते ही चैतन्य का तो ध्यान लड़की पर ही फिदा हो जाता है और वो अपनी आंखें लड़की से हटा नहीं पा रहा होता है। यही लड़की हमारे मूवी की हीरोइन है। लड़की का नाम है कल्याणी। अब कल्याणी सीधा एग्जाम सेंटर के अंदर चली जाती है और अब चैतन्य भी वापस अपने घर जाने के लिए निकलने लगता है कि तभी कल्याणी को सेंटर के टीचर्स बताते हैं कि आप गलत सेंटर पर आ गए हैं, ये आपका सेंटर नहीं है। तभी कल्याणी दौड़ते हुए वापस इधर उधर देखने लगती है और उसे कोई भी ऑटो आसपास नहीं मिलता। वहीं पर जब वह चैतन्य को खड़ा देखती है तो वह सीधा चैतन्य से जाकर हेल्प मांगती है। चैतन्य कल्याणी को उसके सेंटर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा था और चैतन्य को कल्याणी को लेकर बहुत ही जल्दी आना था। चैतन्य अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाकर कल्याणी को किसी तरह ट्रैफिक से बचाते हुए लास्ट के 10 सेकंड के अंदर एग्जाम सेंटर के पास ले आता है। यहाँ पर चैतन्य कल्याणी से थैंक यू एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन कल्याणी सीधा ही एग्जाम सेंटर के अंदर चली जाती है। अब चैतन्य घर जाने के बदले बेशर्मों की तरह एग्जाम सेंटर के बाहर ही कल्याणी के बाहर आने का वेट करने लग जाता है। एग्जाम खत्म करके जैसे ही कल्याणी सेंटर से बाहर निकलती है तो चैतन्य उसे देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। लेकिन कल्याणी कॉल में बात करते करते उसके सामने से निकल जाती है। इसके बाद चैतन्य कल्याणी को बुलाता है, फिर जाकर कल्याणी चैतन्य को थैंक यू कहती है। इतना बोलते ही कल्याणी अपने घर जाने के लिए निकलने लगती है, लेकिन चैतन्य भी उसे बहुत बात करने की कोशिश करता है कि मैं आपको कहीं भी छोड़ सकता हूं, आपको कहीं भी जाना हो तो। लेकिन कल्याणी उसके साथ जाने से मना कर देती है। फिर चैतन्य कल्याणी से उसका नंबर मांग लेता है, जिसे सुनते ही कल्याणी का चेहरा गुस्से वाला हो जाता है और उसके बाद कल्याणी चैतन्य को 100 का नोट देकर वहां से चली जाती है। अब घर जाकर जब चैतन्य सब्बू अपनी बहन और जीजा को यह सारी बातें बताता है तो सुब्बू और उसकी दीदी को तो बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि चैतन्य ने किसी लड़की से बात की और उसे ड्रॉप किया। लेकिन उसके जीजा चैतन्य की पूरी बात समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई तुझे प्यार है या अट्रैक्शन था। कुछ क्वेश्चन का सवाल पूछने के बाद जीजा को पता चल जाता है कि चैतन्य को प्यार है। अब सवाल यह था कि वो लड़की अब चैतन्य को कहाँ मिलेगी।
चैतन्य के जीजा तो उसे यह तक कह देते हैं कि अगर तू लड़की को सच में चाहता है तो वो तुझे जरूर मिलेगी। अब एक दिन सुबु ऑफिस में बैठकर मैट्रिमोनियल साइट पर लड़कियां देख रहा होता है। तभी एक लड़की की फोटो सामने आती है और यह फोटो कल्याणी की ही होती है। सुबु और उसके दोस्त कल्याणी को देखकर बातें करने लग जाते हैं, जिसे सुनकर सुबु पर चैतन्य चिल्लाता है कि काम बहुत पड़ा है और तुम लोग टाइम पास कर रहे हो। तभी चैतन्य की नजर भी कल्याणी की फोटो पर जाती है। चैतन्य तुरंत उसकी फोटो क्लिक करके अपनी मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बना लेता है और तुरंत ही कल्याणी को रिक्वेस्ट भेज देता है। कल्याणी का रिक्वेस्ट भी सामने से एक्सेप्ट हो जाता है। अब चैतन्य को ऐसा करते देखकर सुब्बू और बाकी उसके साथी उसकी टांग खींचने लग जाते हैं कि तूने कैसे प्रोफाइल बना ली। तब चैतन्य सुब्बू को बताता है कि यह वही लड़की है जो मुझे सेंटर पर मिली थी। कल्याणी चैतन्य को मैसेज भेजकर वारंगल का लोकेशन भेजती है और उसे मिलने के लिए बुला लेती है। चैतन्य भी कल्याणी से मिलने के लिए अपनी गाड़ी पकड़कर निकल पड़ता है। चैतन्य बड़ी खुशी से हाथों में गुलदस्ता लेकर कल्याणी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और बैठकर कल्याणी का आने का वेट करता रहता है। उसी के पीछे एक आदमी चैतन्य से पूछने लग जाता है कि तुम तो यहाँ के नहीं लग रहे, तुम यहाँ कैसे आए हो। अब यहाँ वह अंकल चैतन्य से बहुत सारे सवाल पूछने लग जाते हैं। क्या करते हो, क्या काम है, कितना कमा लेते हो, कहाँ रहते हो, गाड़ी है या नहीं, पैसा कितना बचा ली हो अभी तक। ये सुनने के बाद चैतन्य कहता है कि हम आपके जनरेशन के नहीं है, हम पैसा नहीं बचते, हम तो पैसे उड़ा देते हैं क्योंकि आगे की जिंदगी का तो कुछ पता ही नहीं है। इसी बीच वे अंकल ये भी पूछते हैं कि अगर तुम शादी करने जाओगे तो लड़की का बाप ये सब तो दिखेगा ही। तो चैतन्य भी कह देता है कि लड़का और लड़की का आपस में कनेक्शन होना जरूरी है, शादी तो भाग कर भी की जा सकती है। यहाँ वह अंकल गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि कल्याणी वैसी लड़की नहीं है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, ये है कल्याणी के पापा। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि चैतन्य को जो मैसेज किए गए थे वह कल्याणी के पापा ने ही किए थे, यानी ईश्वर जी ने। कल्याणी को तो ये सब पता भी नहीं है कि उसकी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल पर बनी हुई है। इतना सब सुनने के बाद चैतन्य भी शॉक हो जाता है और वह माफी मांगने लगता है, लेकिन ईश्वर जी नहीं सुनते और चैतन्य को यह कहते हैं कि अब मैं अपनी बेटी की शादी तो गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से ही करूंगा, क्योंकि ईश्वर जी का मानना था कि आदमी की सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, और जबकि चैतन्य तो कुछ बचाता ही नहीं है। गुस्से में ईश्वर ये भी कह देते हैं कि चैतन्य तो सिर्फ कंप्यूटर में बैठकर टाइपिंग ही करता है। ये सुनने के बाद चैतन्य भी गुस्सा हो जाता है और वह भी ईश्वर जी को खूब खरी खोटी सुना देता है कि आजकल जितना भी काम दुनिया में चल रहे हैं वह सब सॉफ्टवेयर की वजह से चल रहे हैं और उसके पीछे बैठा हुआ है टाइपिंग करने वाला। अगर यह नहीं हुआ तो सब चौपट हो जाएगा। इसके बाद बड़े ही स्वैग के साथ चैतन्य वहां से निकल जाता है। अब जब चैतन्य रिटर्न हैदराबाद के लिए आ रहा होता है तब वह देखता है कि रास्ते में एक प्रेग्नेंट औरत पेन से तड़प रही है। इसलिए बिना देरी किए चैतन्य उस औरत को अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जैसे ही चैतन्य गाड़ी लेकर निकलता है तभी पीछे से कल्याणी भी आ जाती है और वह पूछने लगती है कि यहाँ जो प्रेग्नेंट औरत थी वह कहाँ गई। आसपास के लोग बता देते हैं और कल्याणी भी अस्पताल के लिए निकल जाती है। अस्पताल में पहुंचने के बाद बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं जब कल्याणी चैतन्य के सामने होती है और चैतन्य कल्याणी के सामने होते हैं, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाते। लेकिन फिर तभी नर्स अंदर से आवाज मारती है कि उस औरत को लड़की हुई है। तभी दोनों भागे भागे लड़की को देखने के लिए आते हैं और तभी चैतन्य और कल्याणी एक दूसरे से मिलते हैं। जब कल्याणी को पता चलता है कि चैतन्य ही उस औरत को लेकर आया था तो कल्याणी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। जब कल्याणी चैतन्य से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तब चैतन्य झूठ कह देता है कि मेरी यहाँ जॉब लग गई है। कल्याणी फिर चैतन्य को अपना नंबर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। यहाँ से अब चैतन्य और कल्याणी के बीच चैट और कॉल्स होना चालू हो जाते हैं। साथ ही साथ वह लोग हर वीकेंड एक दूसरे से मिलने भी लग जाते हैं। यहाँ चैतन्य हर वीकेंड हैदराबाद से वारंगल आया करता था और एक बार कल्याणी हैदराबाद में एग्जाम देने आती है तो वह चैतन्य को मिलने से मना कर देती है कि मैं हैदराबाद आई हूँ तो तुमसे नहीं मिल सकती। लेकिन चैतन्य एग्जाम सेंटर पर कल्याणी से मिलने पहुंच जाता है। कल्याणी तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि वह मुझसे मिलने के लिए वारंगल से हैदराबाद आया है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। खैर, एक दिन कल्याणी चैतन्य को अपनी मम्मी के पास भी ले जाती है क्योंकि वह कभी भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपनी मम्मी को जरूर बताती थी, और सबसे बड़ा डिसीजन ये था कि कल्याणी चैतन्य को बता देती है कि तुम मुझे पसंद हो। वैसे ही एक दिन जब चैतन्य और कल्याणी मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे तो पीछे से ईश्वर जी भी आ गए थे और उन्होंने चैतन्य और कल्याणी को एक साथ देख लिया था। ईश्वर जी कल्याणी को बताते हैं कि यह मुझे पहले मिल चुका है, इसने तुम्हें बताया नहीं क्या, मैंने इसे तुमसे दूर रहने के लिए कहा था। बहुत सारी बुराइयां चैतन्य की करने लग जाते हैं, लेकिन कल्याणी को उन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तब तक जब तक उसे यह पता नहीं चला कि चैतन्य हैदराबाद में काम करता है, लेकिन उसने झूठ कहा था कि वह वारंगल में काम करता है। ये बोलने के बाद ईश्वर जी कल्याणी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हैं। इसीलिए चैतन्य कल्याणी का पीछा करते करते
उसके घर तक चला गया था। और जब ईश्वर जी ने चैतन्य को अपने घर के बाहर देखा तब उन्होंने जैक को कॉल किया था और ऐसे ही चैतन्य और सुब्बू जैक के पास आ गए। इतना सुनने के बाद जैक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ से जैक अपनी स्टोरी सुनना चालू करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक की लव स्टोरी का विलन भी ईश्वर जी ही थे। हुआ यह था कि जैक जिसे पसंद करता था उसे लव लेटर देने के लिए स्कूल में जा रहा था, लेकिन वह लव लेटर ईश्वर जी के हाथ लग गया था, जिसकी वजह से ईश्वर जी ने उस लड़की से जैक के हाथों में राखी बंधवा दी थी। इसीलिए जैक के अंदर भी ईश्वर जी से बदला लेने का कीड़ा था। इसी वजह से जैक चैतन्य की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जैक ईश्वर जी को कॉल लगाता है और कहता है कि मैंने चैतन्य का बैंड बजा दिया है, लेकिन ध्यान रखना कि आपकी बेटी का दिमाग घर में रह रहकर किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए ईश्वर जी कल्याणी से कहते हैं कि तुम घर में मत रहा करो, लाइब्रेरी चले जाया करो। और जैसे ही कल्याणी घर से बाहर निकलती है जैक उसे उठवा लेता है। अब जाकर चैतन्य कल्याणी को बता देते हैं कि तुम्हारे पापा ने क्या किया है। ये सुनने के बाद कल्याणी थोड़ी तो सैड होती है और यहाँ जैक कल्याणी को भड़काने लग जाता है कि तुम भाग के शादी कर लो। लेकिन पहले तो कल्याणी भागकर शादी करने के लिए तैयार नहीं होती कि मेरे पापा कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए जैक एक और आइडिया देता है। वह कहता है कि तुम भागकर शादी कर लो और बच्चा करो, सब एक्सेप्ट कर लेंगे। थोड़ा सोचने के बाद चैतन्य और कल्याणी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ दिन बाद कल्याणी और चैतन्य की शादी हो जाती है। चैतन्य और कल्याणी की जिंदगी हंसी खुशी बीतने लग जाती है। इसी बीच दोनों एक दूसरे से क्लोज होने भी लग जाते हैं बच्चे के लिए, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। इसीलिए वो लोग गायनोकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए जाते हैं। डॉक्टर उन्हें कुछ टेस्ट कराने के लिए बोलती है और चैतन्य को स्पर्म टेस्ट करने के लिए बोला जाता है। वहीं चैतन्य को जॉब से भी प्रेशर आने लग जाता है कि उसका जो प्रोजेक्ट है वह अगले 3 महीने में ही उसे अपने क्लाइंट को देना है। एक दिन ईश्वर जी अपने स्टूडेंट अरुण से मिलने के लिए आते हैं हैदराबाद, क्योंकि वह आईएएस बन गया है। वह कल्याणी के घर भी जाते हैं, लेकिन उसे मिलने के लिए नीचे ही खड़े रहते हैं। कल्याणी भागते हुए उनसे मिलने के लिए जाती है। दोनों एक दूसरे से गले लगकर खूब रोते हैं और फिर ईश्वर जी कल्याणी के घर अंदर चले जाते हैं। वहीं चैतन्य को भी अब डॉक्टर मिलने के लिए बुला लेती है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट में पता चलता है कि चैतन्य का स्पर्म काउंट लो है। यह सुनते ही चैतन्य शॉक हो जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अक्सर यह प्रॉब्लम हुआ करती है, क्योंकि वह लैपटॉप्स को थाई के ऊपर रखकर काम करते हैं। खैर, डॉक्टर चैतन्य को सजेस्ट करती है कि 3 महीने तक वेट करो, क्योंकि न्यू स्पर्म बॉडी हर 3 महीने में बना लेती है। सैड होकर चैतन्य जब घर पहुंचता है तो वह घर में ईश्वर जी को देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। चैतन्य सबसे पहले तो ईश्वर जी से माफी मांगता है। ईश्वर जी भी कल्याणी के सामने दिखाते हैं कि वह चैतन्य से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन कल्याणी के जाते ही वह चैतन्य पर खूब भड़कते हैं। वैसे तो गुस्सा भी जायज था, क्योंकि चैतन्य और कल्याणी ने भागकर बिना बताए शादी कर ली थी। वो चैतन्य को चैलेंज करते हैं कि तुम्हारा प्यार झूठा है और मैं यह साबित करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 100 दिन, फिर मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर तो चैतन्य और शौक हो जाता है। एक तो पहले 3 महीने का कहर सिर पर, ऊपर से अब ये 100 दिन घर में रुकने वाले हैं। चैतन्य ईश्वर जी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि हम दोनों आपस में बहुत खुश हैं, लेकिन चैतन्य की बातों पर ईश्वर जी विश्वास नहीं करते और उन्होंने तो पूरा ही मन बना लिया था घर में रुकने का। ईश्वर जी चैतन्य से कहते हैं कि अगर तू वाकई कल्याणी से प्यार करता है तो 100 दिन में उसे रोक के दिखा। इसी बीच कल्याणी चैतन्य को अपने पास बुला लेती है और उसे ईगो साइड रखकर आपस में सुलह करने के लिए कहती है। कल्याणी चैतन्य से रिपोर्ट के बारे में भी पूछती है तो चैतन्य कह देता है कि रिपोर्ट में सब नॉर्मल है। चैतन्य भी अब चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और यहीं से अब 100 दिन का कॉमेडी और एडवेंचरस भरा सफर शुरू होता है। वहीं चैतन्य भी रिपोर्ट्स फाड़ देता है और दूसरी तरफ ईश्वर जी का नौकर ईश्वर जी को समझाने की कोशिश करता है कि चैतन्य इतना बुरा नहीं है, लेकिन ईश्वर जी की तो अपनी अलग सोच थी। वह कल्याणी को घर ले जाकर दूसरी शादी करवाने की सोच रहे थे। यहाँ से चैतन्य सोच लेता है कि कैसे भी करके मुझे कल्याणी को 100 दिन के अंदर प्रेग्नेंट करना ही होगा, नहीं तो वो हमें अलग कर देंगे। वहीं ईश्वर जी के घर पर होने की वजह से कल्याणी ने घर में नॉन वेज पकाना बंद कर दिया था और अल्कोहल की बोतल भी साइड कर दी थी, जिससे चैतन्य खुश तो नहीं था। ईश्वर जी ने चैतन्य और कल्याणी का रूम भी हड़प लिया था। अब वह वहीं पर डेरा जमा कर बैठ गए थे ताकि ये दोनों क्लोज ना हो पाए। इसीलिए चैतन्य और कल्याणी हॉल में जमीन पर सोते हैं। यहाँ पर भी चैतन्य क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन ईश्वर जी बीच बीच में आकर परेशान करते रहते हैं, जिससे चैतन्य की नींद भी पूरी नहीं हो पाती और अगली सुबह वह जल्दी भी उठ जाते हैं पूजा करने के लिए, जिसकी वजह से चैतन्य को भी उठाना पड़ता है। और इसी वजह से वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ना तो वह अपनी पसंद का खा पा रहा था, ना वह अपनी पसंद का कुछ काम कर पा रहा था। पर कल्याणी भी यही कहती रहती थी कि जब तक पापा हैं तब तक तुम एडजस्ट कर लो। ये सुनकर चैतन्य शांत हो जाता है। वहीं जब चैतन्य अपनी कंपनी में जाता है तो वहां सभी कलीग्स को चैतन्य की रिपोर्ट के बारे में सुबू ने बता दिया था। कुछ उसके ऊपर हंसते हैं और कुछ उसको अलग अलग एडवाइस देने लग जाते हैं। एक एडवाइस उसे मिलती है कि तुम डॉक्टर
डॉक्टर भ्रमराम के पास जो वह तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देंगे। और इसी चीज के सॉल्यूशन के लिए चैतन्य डॉक्टर भ्रमराम के पास पहुंच जाता है। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर चैतन्य को ढेर सारी लंबी लंबी रसीद पकड़ा देते हैं। कुछ बिल होते हैं मेडिसिन के, कुछ योग इक्विपमेंट्स के, कुछ ड्रेस के और कुछ ग्रोसरीज के। डॉक्टर साहब पूरा 1 लाख का सामान चैतन्य को देते हैं। अब चैतन्य डेली उठकर अच्छा खाना, जॉगिंग, योग, मेडिसिन लेना चालू कर देता है। और जब ईश्वर जी घर में नहीं होते तो चैतन्य और कल्याणी क्लोज होते हैं। ईश्वर जी चैतन्य के घर में जितने भी सामान रखे थे उसमें कुछ कुछ नुक्स निकालने लग जाते हैं चैतन्य को नीचा दिखाने के लिए, जैसे छोटी सी टीवी, मिक्सी, एसी और भी सारी चीजें। जब एक दिन ऐसे ही चैतन्य काम करके अपने घर आता है तो देखता है कि ईश्वर जी ने घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड अप्लायंसेस लाकर रखे हुए हैं, जिसे देखकर चैतन्य को बिल्कुल खुशी नहीं हो। अब एक दिन ऐसे ही चैतन्य योगा करने के लिए डॉक्टर के यहाँ गया था। वहीं पर देखता है कि जैक भी वहां पर आया हुआ है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों की बातें चालू हो जाती हैं। यहाँ पता चलता है कि जैक को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। वहीं दूसरी तरफ चैतन्य को उसके प्रोजेक्ट को लेकर भी प्रेशर बनने लगता है और उसे जल्द से जल्द प्रोजेक्ट देने के लिए कहा जाता है। पर सुब्बू और उसके टीममेट्स को यूनियन पार्टी में जाने। चैतन्य पहले तो सीरियस होकर काम करने के लिए कहता है और यूनियन पार्टी को भूल जाने के लिए कहता है। लेकिन जब रात को यूनियन पार्टी होती है तो ईश्वर जी चैतन्य और कल्याणी को लेकर यूनियन पार्टी में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर तो सुब्बू शॉक हो जाता है। चैतन्य को पता था कि ईश्वर जी यहाँ कुछ ना कुछ बहाना लगाकर उसका रिश्ता तोड़वाने के लिए आए हैं, इसीलिए चैतन्य सुब्बू को ईश्वर जी पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कह देता है। वहीं ईश्वर जी को एक लड़का मिलता है जो ईश्वर जी को बताता है कि शांति नाम की एक लड़की थी। वह लड़का बताने ही जा रहा होता है कि तभी बेहोश हो जाता है। वहां सुब्बू पहुंच जाता है। ईश्वर जी सुब्बू को देखकर ऐसा बिहेव करते हैं कि लड़के ने सब कुछ बता दिया और सुब्बू सामने से कह देता है कि मुझे नहीं लगता है इसने आपको शांति और चैतन्य के लव स्टोरी के बारे में बताया होगा। और अब ये बेवकूफी चैतन्य को भारी पड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ शांति भी पार्टी में आ जाती है, जहां चैतन्य से वह मिलने के लिए आती है। आपस में बातें होने लग जाती हैं और कल्याणी कहने लग जाती है कि तुमने कभी मुझे शांति के बारे में तो नहीं बताया, तुमने बाकी सारे दोस्तों के बारे में तो बताया है। और यहीं पर आग लगाने ईश्वर जी भी आ जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे घर का नाम भी शांति, वाईफाई का पासवर्ड भी शांति, तुम्हारी भांजी का नाम भी शांति है। यहाँ से कल्याणी को और भी बहुत ज्यादा क्लियर होने लगता है। वहीं सुब्बू भी आ जाता है और वह माहौल शांत करने की कोशिश करता है कि यह सब नॉर्मल है। यहाँ पर बहुत सारे कपल हैं जो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब वह किसी और के साथ शादीशुदा है। ये सुनने के बाद बाकी सब कपल्स में भी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। घर पहुंचकर कल्याणी बहुत ज्यादा ही गुस्सा करने लग जाती है और वहीं रूम के अंदर बैठकर ईश्वर जी मजा लेने लग जाते हैं। तभी चैतन्य कल्याणी को बताता है कि शांति सिर्फ और सिर्फ मेरी कॉलेज की क्रश थी। चैतन्य यह भी क्लियर करता है कि जहां जहां भी शांति का नाम है वो इसलिए क्योंकि मेरी माँ का नाम शांति था। ये सुनते ही कल्याणी एकदम शांत हो जाती है। उसे इंस्टेंट रियलाइजेशन होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। चैतन्य कल्याणी को पार्टी में सबके सामने ये बातें नहीं बताई क्योंकि चैतन्य नहीं चाहता था कि वह उसे सबके सामने नीचा दिखाए। ये सब सुनने के बाद ईश्वर जी भी अंदर शॉक हो जाते हैं। कल्याणी चैतन्य से पूछती है कि यह बात के अलावा भी कोई और बातें हैं जो तुमने छुपी हैं। चैतन्य कुछ देर सोचता है स्पर्म काउंट के बारे में, लेकिन वह यह बात नहीं बताता। देखते देखते 90 दिन खत्म हो चुके थे। चैतन्य जाकर ईश्वर जी से बात करता है कि मैंने कभी भी कल्याणी से बदला लेने के लिए शादी नहीं की है। आप अपना ईगो साइड रख दीजिए। अगले 10 दिन में आप ऐसे ही हार जाएंगे और फिर आप कल्याणी से और भी दूर चले जाएंगे। ये सुनने के बाद ईश्वर जी भी अपने घर जाने का फैसला ले लेते हैं। उन्हें इतनी हड़बड़ी में जाता देख कल्याणी को लगने लग जाता है कि कहीं चैतन्य ने तो कुछ तो नहीं बोला, लेकिन ईश्वर जी यह बहाना निकाल कर चले जाते हैं कि मुझे अपने घर में कुछ काम है। जब ईश्वर जी रास्ते में जा रहे होते हैं तो वह एक ढाबे में रुकते हैं जहां पर जैक भी बैठा होता है। ईश्वर सर को देखते ही जैक ईश्वर जी के पैर में गिर जाता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही चैतन्य और कल्याणी को भागकर शादी करने के लिए कहा था। और यहीं पर बातों ही बातों में जैक ईश्वर जी को बता देता है कि चैतन्य कभी बाप नहीं बन सकता। ये सुनते ईश्वर जी शॉक हो जाते हैं और तुरंत ही चैतन्य को कॉल लगाते हैं और वह चैतन्य को धमकी देने लगते हैं कि मुझे नहीं पता कि तू कल्याणी को क्या बताएगा, लेकिन वह कल सुबह तक तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएगी और मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ चैतन्य को भी उसके सीनियर्स प्रेशर दे रहे थे कि प्रोजेक्ट अगले 2 घंटे में सबमिट करना है। इन 2 चीजों का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि चैतन्य का कोलीग चैतन्य से छुट्टी मांगने के लिए आता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन चैतन्य छुट्टी देने से मना कर देता है और इसी वजह से दोनों के बीच कहासुनी चालू हो जाती है। इसी बीच वह कोलीग चैतन्य को कह देता है कि जो खुद बाप नहीं बन सकता वह मेरा दर्द क्या समझेगा। इस वजह से चैतन्य और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस कोलीग का कॉलर पकड़ लेता है। इसी वजह से चैतन्य को
नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब इतना ज्यादा टेंशन होने की वजह से चैतन्य देर रात तक बाहर था और ऊपर से कल्याणी का कॉल भी नहीं उठा रहा था। इसीलिए जब चैतन्य देर रात में घर आता है तो कल्याणी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन चैतन्य कुछ भी जवाब नहीं देता और साथ में अपने एक दोस्त को घर ले आता है और दोनों बैठकर पीने लग जाते हैं। कल्याणी इस बात पर भी गुस्सा थी कि चैतन्य ने ही पापा से कुछ कहा होगा, इसीलिए वह घर चले गए। इसी वजह से चैतन्य भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह ईश्वर जी को बहुत बुरा भला कहने लग जाता है, जिसकी वजह से कल्याणी और चैतन्य के बीच कहा सुनी चालू हो जाती है और चैतन्य गुस्से में आकर घर का सामान तोड़ना चालू कर देता है। और एक बार तो चैतन्य कल्याणी पर हाथ उठाने ही वाला होता है और फिर कल्याणी चैतन्य को यह कह देती है कि मुझे आज पता चला क्यों मेरे पापा ने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मना किया था। यह सुनने के बाद चैतन्य कल्याणी को धक्का मारता है और कहता है कि तो तुम भी उसी के पास चली जाओ, जिसकी वजह से कल्याणी गुस्सा होकर अपना सामान पैक करके ईश्वर जी के यहाँ चली जाती है। वहीं अगली सुबह चैतन्य के जीजा और बहन आ जाते हैं और वह चैतन्य को जमीन पर पड़ा देखकर बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। यहाँ चैतन्य दीदी और जीजा को बताता है कि अगर कल्याणी को पता चला कि मैंने उसे झूठ बोला है तो वह मुझसे खुश नहीं होगी, इसलिए मैंने उसे खुद से नफरत कराकर मुझसे दूर कर दिया। चैतन्य की दीदी कहती है कि हम कल्याणी को जाकर सब कुछ सच सच बता देते हैं कि ईश्वर जी ने क्या किया और तुम्हारी सच्चाई भी। लेकिन चैतन्य के जीजा चैतन्य को खुद सोच समझकर डिसीजन लेने के लिए कहते हैं। अब दोनों एक दूसरे से बात तो करना चाहते थे, लेकिन दोनों के अंदर ईगो था कि कौन सबसे पहले कॉल करेगा। वहीं ईश्वर जी ने कल्याणी की दूसरी शादी के लिए उसी अरुण को कल्याणी से मिलने के लिए भेज दिया था, जो IAS बन चुका था। अरुण कल्याणी को आकर बताता है कि तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था कि तुम्हारे मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और तुम कुछ टाइम बाद डिवोर्स ले लोगे। ये बात मुझे 6 महीने पहले बताई गई थी और मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनने के बाद कल्याणी को पूरा ईश्वर जी का गेम समझ में आ जाता है और सबसे पहले तो वह अरुण को ना कहती है। अब कल्याणी ईश्वर जी से वह सारे सवाल पूछती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या आप ही ने अरुण को मेरी शादी के बारे में बताया था? क्या आप ही मुझे और चैतन्य को दूर करना चाहते थे? आप मुझे प्रोटेक्ट करते करते यह मान बैठे हैं कि जो आप करते हैं वही सही होता है। इसी वजह से ईश्वर जी भी गुस्सा होकर कल्याणी से कह देते हैं कि तुम्हारा पति बाप नहीं बन सकता। यह सुनकर कल्याणी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वह रोने लग जाती है। कुछ ही देर में चैतन्य भी कल्याणी के घर आ जाता है। ईश्वर जी बहुत ज्यादा चैतन्य को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह रूम में देखते हैं तो कल्याणी उन्हें कहीं भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से अब सभी कल्याणी को ढूंढने लग जाते हैं। इस दौरान चैतन्य का कल्याणी के प्रति प्रेम देखकर ईश्वर जी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इमोशनल होने लग गए थे। कल्याणी को ढूंढते ढूंढते जब सभी बस स्टेशन पहुंचते हैं तो चैतन्य को वही औरत मिलती है जिसकी हेल्प चैतन्य ने की थी। जब औरत अपनी बेटी को मामा कहकर उसे मिलवाती, तब चैतन्य को याद आ जाता है कि कल्याणी जब भी अपसेट होती है या कोई बात करनी होती है तो वह अपनी माँ के पास जाती है। इसीलिए चैतन्य तुरंत ही कल्याणी को ढूंढता ढूंढता उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर हमें दिख जाता है कि कल्याणी वहीं पर बैठी हुई है। जब कल्याणी की माँ का अंतिम समय आया था तब उन्होंने ईश्वर जी से कहा था कि कल्याणी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना और माँ की कमी कभी महसूस होने नहीं देना, और इसी वादे को पूरा करते करते उन्होंने कल्याणी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। इसलिए वह कल्याणी से माफी मांगते हैं और वह कल्याणी के अब हर फैसले में उसका साथ देने की बात करते हैं। चैतन्य भी सारी बातें कल्याणी को बता देता है, इसीलिए वह भी कल्याणी से माफी मांगता है। इस पर कल्याणी चैतन्य और ईश्वर जी पर बहुत गुस्सा होती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना ये मुझे आप दोनों नहीं बताएंगे। दोनों मुझे एक दूसरे से दूर करने में लगे हुए, लेकिन मैं तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ ये तुम लोग कभी जान ही नहीं सके। कल्याणी चैतन्य को यह भी कहती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि अगर तुम बच्चा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ दूंगी। इसके बाद तीनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। 1 साल बाद हमें दिखता है कि कल्याणी प्रेग्नेंट है और वह लोग सुबू के मैरिज में आए हैं, और इसी तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बेहतरीन मूवीज की एक्सप्लेन देखने के लिए।